हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ये भारत के 19% भाग में लागू किया गया था। ये भारत के 19% भाग में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्ती। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर हो जाएगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने को तरजीह दिया जाना। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो ये इंपीरियल प्रेफरेंस जो शब्दावली था वो ब्रिटिश आयातों पर कोई विशेष कर नहीं लगाया जाना। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का उपयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? तो उत्तर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी सबसे पहले मद्रास से ही शुरू की गई थी। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी जो कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो या कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में। ये भारत के कितने क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो 51% क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के 51% क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरुआत की गई थी? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में। तमिलनाडु के बारामहल जिले में। अगला हमारा प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए वो खुद जिम्मेदार माना जाता था। सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो वो कौन सी प्रथा थी? रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा। किसने बंगाल में माहलवाड़ी। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने बंगाल में माहलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? माहलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने। ये कब शुरुआत की थी? तो 1822 में। 1822 में। ये भारत के कितने क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो ये भारत के 30% भागों में लागू किया गया था। ये भारत के 30% भाग में लागू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी पूछा है ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी।
अगला हमारा प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त, जिसमें भी धन के निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया गया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर में भी धन के निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? तो रजनी पामदत्त। अगला हमारा प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर किस सोसाइटी का गठन किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर किस सोसाइटी का गठन किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि वे कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी? वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी, जो कि 51% भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी। 51% भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न कि भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में सेरामपुर एक जगह है जिसमें 1855 में क्वेश्चन पूछा है। हमेशा अधिकांशतः पूछा जाता है कि प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में 1855 में। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ और कब स्थापित किया गया था? अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो असम 1833 ईस्वी में। असम 1833 में। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश की आर्थिक नीति घिनौनी, ये विचार किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत ने अंग्रेजों के शासन का क्या परिणाम था? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के शासन का क्या परिणाम हुआ? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।